हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके कुछ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो इसके तीन मेन पॉइंट्स हैं, जो तीन मुख्य बिंदु हैं, उनको सबसे पहले हम इसमें कवर करते हैं और उसके बाद हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो तीन पॉइंट्स हैं इसमें क्या है, जो सबसे पहला पॉइंट है क्या है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ EIC इन इंडिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहली बात आप इस पर फोकस कीजिए। फर्स्ट स्टेप था ये, मतलब ये फर्स्ट स्टेप था, इससे पहले नहीं हुआ था ऐसे। ये क्या करने वाले थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो है इस एक्ट के तहत जो है, जो EIC के अफेयर्स थे उनको क्या करने वाली थी, कंट्रोल करने वाली थी और उनको रेगुलेट करने वाली थी भाई। ठीक है, उनको कंट्रोल करने वाली थी और रेगुलेट करने वाली थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इट रिकॉग्नाइज्ड the political and administrative functions of EIC। अब उसको जो कंपनी के फंक्शन थे भाई, जो किससे रिलेटेड थे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस थे ना, वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा, वह भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रिकॉग्नाइज करेगी, जो कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया। ठीक, तीसरी बात, इट एनहेंस्ड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इसकी वजह से इस एक्ट के तहत बहुत ज्यादा किसके ऊपर जोर दिया गया भाई, जो आपका ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इस एक्ट में जोर दिया गया। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट थे इसके बारे में। तो अब हम इसमें देख लेते हैं इसके फीचर्स, इसमें क्या क्या फीचर्स थे भाई। ठीक है, इस एक्ट के जो मेन पॉइंट्स, जो इसके फीचर्स थे, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, द गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसको अब क्या कहा जाने लगा, इसके तहत क्या कहा जाने लगा भाई, इसके तहत उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एक तो ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसमें क्या था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना भाई, उसको अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और उसके साथ क्या था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया भाई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे भाई। कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे। देखिए अब क्या है कि गवर्नर जनरल तो उन्होंने बना दिया बंगाल का। ठीक है, अब क्या था कि उसमें अब उसकी हेल्प करने के लिए भाई मेंबर्स भी तो चाहिए, तो उस जो 4 मेंबर्स की उनको काउंसिल में दी गई। ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए, क्या करने के लिए, टू असिस्ट देम, उसके जो कार्य होंगे उसमें उसको हेल्प करने के लिए ये जो 4 मेंबर्स की काउंसिल थी, उसको क्या कहा गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर जनरल के साथ होगी। और इसी के तहत क्या था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना भाई, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना, वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो इसका पहला गवर्नर बना था। इट मेड द गवर्नर, सेकंड पॉइंट पे अब हम बात करते हैं, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
अब देखिए क्या हुआ इसमें। पहले क्या था, ये जो बॉम्बे का गवर्नर था भाई, एक बॉम्बे का गवर्नर और जो मद्रास का गवर्नर था और जो बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, इसमें क्या था कि ये पहले अपनी जो पावर्स थी जो इनके पास वो इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे के में, मतलब क्या है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थी। और लेकिन अब क्या किया गया, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें क्या कर दिया गया, जो बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर था ना, उसको इसके अधीन लाया गया भाई। किसके अधीन? बंगाल। यानी कि अब बंगाल वाला जो गवर्नर है वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने ये क्यों किया और क्यों नहीं किया। ठीक है, जो बॉम्बे का गवर्नर है और जो मद्रास का, अब उनको जो प्रेसिडेंसी थी उस समय की, तो इनका जो इनके अंडर लाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में इनको लाया गया, ये जो गवर्नर थे। ठीक है, पहले इससे पहले क्या था, इससे पहले ये इंडिपेंडेंट थे भाई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसी एक्ट के तहत क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट था कहां पर, कलकत्ता, इन 1774 में क्या किया गया, उसको गठित किया गया भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इन 1774 में ये इसी एक्ट के तहत किया गया था। ठीक, जिसमें क्या था, इस सुप्रीम कोर्ट में एक तो क्या था, चीफ जस्टिस था और 3 उसके साथ अदर जजेस थे। 3 उसके साथ अदर जजेस थे। ठीक है, और जैसे अभी क्या है कि जैसे अब क्या है सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 जज होते हैं, जिसमें 33 तो जो है जजेस होते हैं और जो प्लस में एक होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसमें क्या था कि एक चीफ जस्टिस और उसके साथ 3 अदर जजेस उसको सलाह देने के लिए या जो डिसीजन लेना है तो उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये चीफ जस्टिस का 3 और जजेस को इसमें दिया गया। इसमें क्या था, जो ब्राइब ली जाती थी भाई, ब्राइब ली जाती थी यानी कि जो रिश्वतखोरी चल रही थी उस समय, ठीक है, उसको मतलब इसने प्रोहिबिट किया। ठीक है, प्रोहिबिटेड द ब्राइब टेकन बाय सर्वेंट्स ऑफ कंपनी। ठीक, इसी में क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें आप इसके नाम से क्लियर हो रहा है क्या था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम की जो वो एक बनाया गया। उसमें क्या था कि जो भी मतलब कंपनी को क्या है कि अगर कोई डायरेक्शंस वगैरह देनी है या कुछ और, तो वो क्या करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देगा। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसमें ये एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया था। तो ये थे इसके फीचर्स और इसी एक्ट में। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट था और जो जो इम्पोर्टेंट आगे आगे जो इसमें एक्ट्स आए थे, इसके बाद कौन सा एक्ट था, उसके बाद फिर उसके बाद, तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। So thanks for watching this video.